हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 9th फिजिक्स क्लास। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू मोशन का। पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोशन का पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने का सीखेंगे। और क्या सीखेंगे? सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में सीखेंगे, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल, और फिर उसके पूरे डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसका मतलब ये है कि मोशन को हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। तो मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ में दो टाइप का ग्राफ बनता है। एक होता है डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। और दूसरा होगा वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी नहीं बोल करके स्पीड बोल सकते हैं, वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, सिर्फ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोगों को पढ़ना है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब पहला हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस को आप लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें टाइम के साथ अगर कोई कार्य है, ये हम लोगों का कार है। ठीक है, ये एक मूविंग बॉडी है, मतलब टाइम के साथ इसके डिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है। ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस कार के पूरे जर्नी का हम लोग अगर ग्राफ ले, टाइम के साथ इसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ ले, तो कैसा ग्राफ बनेगा? ठीक है, तो फर्स्ट केस है, अगर बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मतलब कार ले रहे हैं, इफ द बॉडी एट रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट में है तो कैसा ग्राफ बनेगा? रेस्ट में मतलब क्या होता है कि टाइम बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम लोग ये टेबल लेते हैं टाइम का, 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4, 6, 8, 2 सेकेंड का इंटरवल ले रहे हैं। टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन बॉडी रेस्ट में है तो क्या इसके पोजीशन में, इस कार के पोजीशन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। 0 सेकेंड में भी वो 0 मीटर पर सेकेंड था। इस पॉइंट पर अगर चलना शुरू किया है, ठीक है, ये कोई ट्रैक है, इसमें ये कार चलना शुरू किया है, 0 सेकेंड में यहाँ पर खड़ा था। ठीक है, फिर 2 सेकेंड में भी वो यहीं पर खड़ा है। ठीक है, वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है। 4 सेकेंड में भी, 6 सेकेंड में, मतलब टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कार स्टिल अपने पोजीशन पर है। सो 0 मीटर, 2 सेकेंड में भी 0 मीटर, 4 सेकेंड में भी वो 0 मीटर, 6 सेकेंड में भी वो 0 मीटर। मतलब किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम इंटरवल पर हम देख रहे हैं तो वो कार अपनी जगह रेस्ट है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से लिया जाता है। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट है यहाँ पे टाइम कोऑर्डिनेट है, और एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को जनरली एस से डिनोट करते हैं, इसलिए एस से कर रहे हैं। 2 कोऑर्डिनेट है, इसीलिए हम लोग 2 एक्सिस लिए हैं। एक एक्सिस टाइम का एक्सिस है, दूसरा एक्सिस डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है। अच्छा, टाइम का एक्सिस को हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस में लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम
इंडिपेंडेंट है, किसी में डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है। ठीक है, इस केस में बॉडी रेस्ट है इसलिए अभी नहीं बदल रहा, लेकिन आगे के केस में हम लोग देखेंगे टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा या घटेगा, मतलब चेंजिंग आएगा। ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वाई एक्सिस में लेते हैं। ओके, सो टाइम इंटरवल 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, और इधर 0, 5, 10। 0 सेकेंड में कहाँ था? 0 में था। 2 सेकेंड में कहाँ था? 0 में था। 4 सेकेंड में कहाँ पे था? 4 में, 0 में था। 6 सेकेंड में कार कहाँ था? 0 में ही, 0 मीटर में था, मतलब वो रुका हुआ था। तो इससे क्या पता चला कि जो ग्राफ होगा हम लोगों का जब बॉडी रेस्ट में है तो एसटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो होगा स्ट्रेट लाइन अलोंग द टाइम एक्सिस। ग्राफ is along the time axis। ठीक, ये पता चला कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो टाइम एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग डेटा से ग्राफ बनाए कि बॉडी रेस्ट में है तो, लेकिन अगर सपोज दैट ग्राफ दिया हुआ इस तरह का, ये टाइम एक्सिस है, ये हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। ठीक है, अगर ये और यहाँ पर ऐसे करके दिया हुआ है, मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है जो टाइम एक्सिस के अलोंग है, तो इस ग्राफ को देख करके हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि द बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, ग्राफ से हम लोग देख करके पता लगा लिए। अब दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही हम लोग अभी देखेंगे कि द बॉडी एट यूनिफॉर्म स्पीड, एट यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी क्या है? एक यूनिफॉर्म स्पीड में है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आर इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इसका हम लोग डाटा देखते हैं, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, टाइम इंटरवल हम लोग ले रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले रहे हैं। यहाँ इस दोनों के बीच में 2 सेकेंड है, 2 और 4 के बीच में 2 सेकेंड है। ठीक है, 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिए, उसमें यहाँ 0 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। जैसे 2 सेकेंड हुआ उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कार, और यहाँ पर 10, 15, 20, 25। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ईच 2 सेकेंड, प्रत्येक 2 सेकेंड में उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, ये टाइम एक्सिस होगा और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होगा। ठीक है, तो अगर ग्राफ बना रहे हैं तो सॉरी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। आप इसका ये डाटा से देख करके ग्राफ खींचना। 0 का 0, ठीक है, उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, इधर 5, 10, 15, 20, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है, बॉडी क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो हम लोगों का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है इसीलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है, ये रिजल्ट क्या हो गया कि इफ अ बॉडी एट यूनिफॉर्म स्पीड देन द st ग्राफ दैट मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ will be straight line starting from origin, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ। अगर 0 से स्टार्ट नहीं होता तो अगर सपोज 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर डिस्टेंस के बाद अगर हम लोग उसका स्पीड उसका डिस्टेंस और टाइम कंसीडर करते तो ये ग्राफ यहाँ पर से बनता। ओके, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है तो जो ग्राफ होगा st ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो एक स्ट्रेट लाइन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन। क्लियर? अब अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, अब डाटा के साथ मैं नहीं बताऊंगी, बस सिंपल ऐसे ग्राफ बता दूंगी। आप लोग डाटा ले करके इमेजिन करके ग्राफ खींचना और देखना कि क्या आता है, किस केस में कैसा ग्राफ आता है। ओके, अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, टाइम और st ग्राफ दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस ग्राफ से आप क्या इंफॉर्मेशन कंक्लूड कर सकते हो, क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि ये जो st ग्राफ है, इस st ग्राफ से हम लोगों को सबसे पहला क्या पता चलेगा, द बॉडी इज एट यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में है, मतलब कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और क्या पता चलेगा, इससे हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ये टाइम इंटरवल पर हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोगों को स्लोप मिल गया। ठीक है, अगर ये सपोज 4 था, ये 8, ये 5 और 10, ठीक है, तो हम लोग इसका स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 स्पीड यहाँ पर का डिस्टेंस, यहाँ पर का डिस्टेंस क्या होगा, 10 माइनस 5 दैट मीन्स 5, और इधर टाइम 8 माइनस 4 दैट मीन्स 4। ये स्पीड क्या हो जाएगा, 5/4 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसके स्लोप से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं और इस ग्राफ देख करके इस ग्राफ का नेचर बता सकते हैं कि वो कैसा नेचर का, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब इसी के उल्टा है कि इफ अ बॉडी इज एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड नंबर केस है, इफ अ बॉडी इज एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, ये डिस्टेंस है, ये एस है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या st ग्राफ, ये क्या हो जाएगा, एक कर्व्ड लाइन होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला भी बोलते हैं। ये जो कर्व लाइन होगा वो पैराबोलिक फॉर्म में होगा। ठीक है, पैराबोला, ठीक है, या फिर इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोलेंगे। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल है। तो इससे ये क्या पता चला कि अगर इस तरह का ग्राफ दिया हुआ होगा, st ग्राफ में एक कर्व्ड लाइन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इससे पता चलेगा कि ये जो स्पीड है वो क्या है, नेचर पता चलेगा। और इस ग्राफ का नेचर क्या है, एक पैराबोलिक फॉर्म में है, तो स्पीड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो ये कैसा ग्राफ होता, यूनिफॉर्म मोशन का होता, यूनिफॉर्म स्पीड का होता। और st ग्राफ क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोगों को वेलोसिटी देता है, स्पीड देता है, इसीलिए इस ग्राफ से हम लोग किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, रूल वही होगा, परपेंडिकुलर डालेंगे t एक्सिस में और टाइम एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस में। ओके, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ खत्म होता है, उसके बाद हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ को ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला पढ़ा व्हेन बॉडी एट रेस्ट,
द ग्राफ इज अलोंग द टाइम एक्सिस। दूसरा क्या पढ़ा, द बॉडी इज एट यूनिफॉर्म स्पीड, देन द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। If the body is at non-uniform rate, then the graph will be parabolic form, that means a curved line। ठीक है, अब है स्पीड टाइम ग्राफ, या फिर टाइम को ग्राफ की मदद से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, इससे पहले क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सेकेंड केस है वेलोसिटी, या फिर स्पीड भी बोल सकते हो इसको आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में सीखेंगे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अलग अलग क्राइटेरिया है। वेलोसिटी, जब वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो, मतलब कि जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड में है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हो, यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ हो तो कैसा स्पीड होगा। और जब बॉडी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ हो तो कैसा ग्राफ होगा। तो इसके लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ होगा। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग कंपैरिजन करके सीखते हैं, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। दूसरा है व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड रिमेन कांस्टेंट, मतलब एक हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा ये हम लोग देखेंगे। थर्ड केस है व्हेन द स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म रेट से अगर स्पीड बढ़ता है तो उसका जो ये रिजल्टेंट आता है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होता है। ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बट नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो उसमें एक y इंटरसेप्ट होगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो अपने हायर स्पीड से वो लोअर स्पीड की तरफ जाएगा। ठीक है, आप कहीं से आ रहे हो तो आप अपनी गाड़ी को ब्रेक दोगे तभी तो वो रुकेगा। ठीक है, तो हायर से 0 तक के आने का जो स्पीड होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक नया नाम दिया गया है, रिटार्डेशन। ठीक है, तो रेस्ट में है तो उसके लिए ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सो इसमें दो कोऑर्डिनेट होगा, एक वेलोसिटी का होगा, दूसरा टाइम का होगा। टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस में लेते हैं और वाई एक्सिस में वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से सब में बनाएंगे। ये टाइम वी और वी टाइम सेकेंड में है। रेस्ट में है मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम का बढ़ रहा है, लेकिन वो उसके स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, स्पीड स्टिल 0 में है, रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट में रहता है, आप लोग कार में बाइक में देखोगे हो कि एक स्पीडोमीटर रहता है जो स्पीड बताता है, ठीक है, उसका निडल रहता है 0, 20, 30, 40, 45 इस तरह से रहता है। तो जब बॉडी रेस्ट में रहता है, जब गाड़ी रुकी हुई रहती है तो उसका निडल 0 में रहता है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में 0 मीटर तय किया, मतलब कोई भी डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया। ठीक है, तो टाइम 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, कितना भी टाइम बढ़ जाए, रेस्ट में है तो स्पीडोमीटर का जो
निडल होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड में ही होगा, 0 में ही होगा। क्यों? कोई भी पोजीशन चेंजिंग नहीं हुआ, इसीलिए ये जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के अलोंग होगा। यहाँ पे 0 मीटर, ये सेकेंड, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस जब बॉडी रेस्ट में है देन वीटी ग्राफ विल बी, आई होप दिखाई दे रहा होगा, वीटी ग्राफ will be a straight line along the time axis. Okay, along the time axis. अब नेक्स्ट है स्पीड रिमेन कांस्टेंट। कोई कार है, ठीक है, ये कार है, इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है। 50 मीटर पर सेकेंड मतलब वो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, हर टाइम में दिल्ली टू आगरा जा रहा है। सपोज दैट ये दिल्ली टू आगरा, तो दिल्ली टू आगरा में किसी भी पॉइंट पर इसने अपने स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं लाया। हर पॉइंट पर, हर टाइम पर वो अपना स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड ही रखा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर इसने कितना भी जाम पा लिया हो, ये कार वाला क्या कसम खाकर चला है कि हम 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेंगे तो चलेंगे ना। 50 मीटर पर सेकंड से उसने एक भी मीटर पर सेकंड बढ़ाया ना इसने घटाया, ठीक है। तो ये 50 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होगा। तो टाइम जैसे जैसे बदल रहा है, स्पीड में चेंजिंग आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि इसने तो कसम खाया कि 50 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होगा। सो टाइम के हर एक इंस्टेंट में 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, हर एक सेकेंड में स्पीड कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस ग्राफ को 2 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस ग्राफ को देखने से क्या पता चल रहा है कि द वीटी ग्राफ is a straight line parallel to time axis, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट मीन्स स्पीड चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। स्पीड क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे है। 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। 0 सेकेंड में 0 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। 2 सेकेंड में उसने अपने स्पीड को 5 मीटर पर सेकेंड किया। 4 सेकेंड के बाद उसने क्या किया, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हो रहा है, इसके बाद 15 मीटर पर सेकेंड। ईच टाइम इंटरवल में, ईच 2 सेकेंड में उसके स्पीड में कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हुआ। 5 मीटर पर सेकेंड वो इंक्रीज करता चला गया हर 2 सेकेंड में। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और फिर एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो वीटी ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ और फिर अपने हायर पॉइंट पर गया। लेकिन जब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करते हैं तो ये हायर पॉइंट में इसका स्पीड बढ़ा हुआ रहता है और धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने स्पीड कम करता है, बट एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्मली वो स्पीड डिक्रीज करता है और फिर उसके बाद वो क्या कहाँ आता है, 0 पॉइंट पर आता है। तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं रिटार्डेशन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि यहाँ पर ये 0 पर आकर के रुक रहा है। तो जो वीटी ग्राफ होगा, वीटी ग्राफ इज अ straight line ending at 0। एंड कितना में हो रहा है, 0 में हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक और एग्जांपल है
एग्जाम्पल ये है कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बट अगर स्टार्ट 0 से नहीं होकर के वो 5 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड का एक इंटरसेप्ट होगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक इंटरसेप्ट होगा, और फिर अगर वो यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ा रहा है तो इस तरह का ग्राफ होगा, एक लीनियर लाइन होगा लेकिन एक 5 मीटर पर सेकेंड का एक इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सभी केसेस को हम लोग डिस्कस कर लिए। लेकिन अगर हम लोगों को सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, उसका नेचर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नेचर को हम इरेज करते हैं, नेचर इरेज करते हैं। अब सिर्फ अगर सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है तो इस ग्राफ से हम लोगों को क्या पता चलेगा, इस ग्राफ को देख करके क्या पता चलेगा। जब हम ये ग्राफ देखते हैं, सिर्फ वीटी ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक वीटी ग्राफ है, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड टाइम और वेलोसिटी एक्सेस है, तो इस ग्राफ को देख करके हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ग्राफ लाइन है वो टाइम एक्सेस से कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। सेकेंड, इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, ये ग्राफ वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि एक स्पीड जो है हर पॉइंट पर, टाइम के हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, कोई भी स्पीड में चेंजिंग नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बॉडी मूव कर रहा है उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोगों को दूसरा इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से हम लोगों को क्या मिलता है, डिस्टेंस का मिलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इसका डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, अगर हम लोग इस पॉइंट पर 2 4 6 इस पॉइंट पर अगर हम लोग 6 सेकेंड में अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसका क्या होगा, एरिया जो होगा वो एरिया से हम लोगों को पता चलेगा। अगर एरिया फाइंड आउट कर लिए तो वही उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना किया उस बॉडी ने। ठीक है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक डिटेल्ड में क्लास किए थे तब ये मैं बता चुकी हूँ, आप लोग उसको जाकर चेक करना। ठीक है, तो एरिया जो देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स the area enclosed by velocity time axis and graph gives the distance traveled by the body. एरिया इनक्लोज्ड से हम लोगों को क्या पता चलता है, एरिया इनक्लोज्ड से हम लोगों को पता चलता है कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, नेक्स्ट ग्राफ ये वाला है जो एक स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ही हो गया कि इस ग्राफ को देख करके हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, टाइम के किसी भी पॉइंट पर हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर डालेंगे, जो एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम एक्सिस का होगा वो, उससे हम लोगों को डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, और एक बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पर हम लोग उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, सेकेंड केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी का कोई चेंजिंग आया नहीं आया, वो 0 मीटर पर सेकेंड में था, वो हमेशा से 0 मीटर पर सेकेंड में ही है। यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड में है, हमेशा 50 मीटर पर सेकेंड में है। सो यहाँ पर वेलोसिटी फर्स्ट केस और सेकेंड केस में कोई भी वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आया, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला लड्डू 0। लेकिन
अगर थर्ड केस में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ एक स्लोप बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बन रहा है, तो उसके स्लोप के फॉर्मूला से किसी भी टाइम इंस्टेंट के लिए हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, एक दोनों में परपेंडिकुलर डालेंगे, इधर परपेंडिकुलर डालेंगे, इस ट्राइंगल का स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी तो वही होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, तो उस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन फोर्थ केस में अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, अब इस ग्राफ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, एक लीनियर लाइन है जो आकर के जीरो में खत्म हो रहा है, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड में खत्म हो रहा है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है और 0 मीटर पर सेकेंड में पता चल खत्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये घट रहा है, स्पीड घट रहा है, इसीलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बोल करके इसको हम लोग नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, या फिर सिंपल में अगर इसका नाम दे तो हम लोग बोलेंगे इसको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलेंगे। इस ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकला कि ये ग्राफ का नेचर कैसा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेड है। ठीक है, और दूसरा क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसमें देखो ये एक्स एक्सिस के साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा, जब भी ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव आएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा, कुछ अमाउंट आएगा, लेकिन वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और ये हायर वेलोसिटी के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन कहाँ पर आकर खत्म हो रहा है, रेस्ट में आकर खत्म हो रहा है, मतलब बॉडी आकर के रेस्ट में रुक रहा है। ठीक है, और इससे भी, इस ग्राफ से भी हम लोग स्लोप निकाल करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सभी केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हाँ, एक केस तो छूट गया। एक केस ये है कि व्हेन स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को डिस्टेंस देता है। ठीक है, डिस्टेंस देता है, ये आप लोग बड़ा बड़ा लिख लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को क्या देता है, डिस्टेंस देता है। एरिया को हम लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस देगा। ठीक है, अब एक केस और था, ये केस लास्ट केस था, व्हेन स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या होता है, लगभग जितने भी गाड़ियां चलती है सभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती हैं, क्योंकि रास्ते में कभी जाम हुआ तो उसे अपनी गाड़ी को स्पीड को कम करना पड़ता है, कभी अचानक से तेज करना पड़ता है, कभी ब्रेक मारना पड़ता है। तो उसका जो ग्राफ होगा, वीटी ग्राफ जो होगा, वो एक कर्व्ड लाइन होगा। ठीक है, इसको एक पैराबोलिक फॉर्म में होगा, वो एक कर्व्ड लाइन होगा। ठीक है, इससे भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी हम लोग एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म रेट में भी हो तब भी हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ। ओके, और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन जब बढ़ रहा है, लेकिन जब एक्सेलरेशन घट रहा है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से एक्सेलरेशन घट रहा है, तो इसका भी एक कर्व लाइन होगा, लेकिन वो इस तरह से होगा, हायर पॉइंट से स्टार्ट होगा और लोअर पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पूरा इंफॉर्मेशन था। आई होप कि अच्छे से समझ में, थोड़ा टॉपिक लंबा है लेकिन ये समझ जाने से इजी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि कितना समझ में आया है या नहीं आया है। 2-3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, आपके बुक में दिया होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये स्पीड टाइम ग्राफ का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है, इसको देख करके हम लोगों को
जो नीचे क्वेश्चन है उसे बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ओ ए का जो ग्राफ है उससे हम लोगों को किस तरह का मोशन का पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक लीनियर है। मतलब क्या हुआ कि ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप लोग अच्छे से लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए हो गया कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 6 है, मतलब 6 मीटर पर सेकंड है। टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, स्पीड कांस्टेंट है 6 मीटर पर सेकंड पर। ये हर एक टाइम के हर एक पॉइंट पर 6 मीटर पर सेकंड है। तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। The body is at constant speed A to B। BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो 0 में आकर एंड हो रहा है। तो ये होगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है बॉडी का। अब एक्सेलरेशन ए बी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसके स्लोप से भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर दिए, इधर एक परपेंडिकुलर दिए। ठीक है, तो ओ ए स्लोप लाइन, ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो स्लोप ओ ए का, स्लोप निकालेंगे ओ ए का, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ ए बी सी, यहाँ नाम देते हैं डी, यहाँ ए, तो हो जाएगा ए डी बाई डी ओ या फिर ओ डी। ठीक है, ए डी का वैल्यू कितना है 6 और फिर ओ ए का वैल्यू कितना है, ये 4 है। 6/4, 2 to the 4, 2 3 is 6, 3/2 that means 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, रिटार्डेशन, बीसी लाइन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन। स्लोप ऑफ बीसी निकालेंगे तो बीसी का स्लोप हो जाएगा बीई बाई सी। ठीक है, रिटार्डेशन बीसी का स्लोप निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा बीई बाई ई सी। बीई कितना है, बीई कितना है 6 और ये 16 माइनस 10 दैट मीन 6, तो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से वो अपने कार को यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी, ए से बी जाने पर इस पॉइंट से ए से बी तक में डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल्ड किया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कर्व इन एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है यही एरिया है। अब ये एरिया को अगर हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ ए बी ई डी था ना, ए बी ई डी, एरिया ऑफ ए बी ई डी, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। हाँ, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ए बी इंटू बीई। ए बी का वैल्यू कितना है, ये वाला 10 माइनस 4 दैट मीन्स 6 और बीई का वैल्यू है 6 दैट मीन्स 36 मीटर। 36 ए बी का अगर वैल्यू देख रहे हैं तो वो हो जाएगा 6 सेकेंड इंटू 6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कैंसिल, सो 36 मीटर हो जाएगा एरिया इनक्लोज्ड बाय
द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो 36 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया फ्रॉम ए टू बी। ये तो हम लोगों का क्वेश्चन था, रिवीजन क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ से हम लोग कैसे डेराइव करेंगे वो हम लोग देखेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसमें v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम टेकन। ये s रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। s क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो ये तीनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफ की मदद से डेराइव करने का सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम में अक्सर डेरिवेशन दे देता है, तो ग्राफ से डिराइव करने से पहले ये है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होगा वो जानने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन की वैलिडेशन क्या है, कब ये वैलिड होगा? तो वैलिड होगा, फर्स्ट केस है जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। जब बॉडी क्या कर रहा हो? एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। क्यों स्ट्रेट लाइन लिया है? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अभी हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। जब क्लास 11th में जाएंगे तब हम लोग मोशन इन अ प्लेन 3 कोऑर्डिनेट का पढ़ेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में हो। दूसरा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है? जब बॉडी क्या हो? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड हो। जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन दैट मीन्स बॉडी का स्पीड का जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो इक्वल अमाउंट में होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। प्रत्येक समय अंतराल में एक निश्चित दर से अगर स्पीड बढ़ रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ रहेगा और 3 डेरिवेशन होगा, ठीक है। इसलिए ग्राफ अच्छे से बनाएंगे। एक डेरिवेशन से हम लोगों का तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो जाएगा। ये ग्राफ है, ये vt ग्राफ है, ठीक है। v फॉर वेलोसिटी एंड t फॉर टाइम, ये vt ग्राफ है। यहाँ ओरिजिन है। अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इनिशियल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, रेस्ट से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि एक कोई इनिशियल स्पीड होगा। सपोज दैट हम लोग इसको u मान लेते हैं। यहाँ पर से बॉडी स्टार्ट किया है यहाँ पर से, और फिर उसके बाद वो बॉडी क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट हो रहा है। तो अगर इसका हम लोग नाम देते हैं ओ ए, ठीक है। ये इनिशियल स्पीड है, u कहाँ पर पहुंचा? फाइनल यहाँ पर पहुंचा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं फाइनल स्पीड v, ठीक है। नाम देते हैं o a b। b से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ a से भी एक इस तरह से ड्रॉ करेंगे, a b c d। t टाइम पर इनिशियल स्पीड u है, इनिशियल स्पीड u है। t टाइम के बाद उसका स्पीड, फाइनल स्पीड क्या हो जाता है? v हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के टाइम को हम लोग क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं, ठीक है। ये फाइनल स्पीड है। सो ये भी फाइनल स्पीड होगा। यहाँ ये दोनों लाइन पैरेलल है इसीलिए। और CD क्या होगा? ये u होगा, क्योंकि AO इज इक्वल टू क्या है? CD है। तो ये चीज हम लोगों को ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन याद रखना पड़ेगा। इनिशियल स्पीड u है, t टाइम के बाद वो v पर पहुंचता है। b से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से फिर हम लोग इसको
ऐसा इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर इधर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस ग्राफ से हम लोगों को ये डिराइव करना है, ठीक है। तो ग्राफ से डिराइव करने के लिए हम लोगों को इसको की पॉइंट मानते हैं, इसको बेस मानकर चलते हैं एक्सीलरेशन। अब इस ग्राफ में हम लोग एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, प्रीवियस क्लास में हम लोग कर चुके हैं ना। एक्सेलरेशन ए बी का होगा, क्योंकि ए बी क्या है, एक स्लोप है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है। तो स्लोप लाइन ए बी का अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स यू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, ये होगा, ठीक है। अब बी सी ए सी क्या है, ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू टी, सो हियर वी राइट टी। बी सी असेंबल करेंगे, बी सी इज इक्वल टू ए टी, ये हम लोगों को क्या मिल गया, बी सी इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। ये याद रखना है, बी सी इज इक्वल टू ए टी, यही हम लोगों का की पॉइंट है, ये सेकेंड डेरिवेशन में भी काम आएगा। बी सी इज इक्वल टू ए टी मिल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीडी लाइन, ये जो बीडी लाइन है, ये जो बीडी लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीडी इज इक्वल टू होगा बीसी प्लस सी डी, बीडी इज इक्वल टू बीसी प्लस सी डी, ठीक है। बस इसको हम ब्रेक करके लिख दिए क्योंकि हम लोगों को डिराइव करना है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेक कर दिए, बीडी इज इक्वल टू बीसी प्लस सी डी। सी डी क्या है, सी डी इज इक्वल टू यू होगा ना, सी डी इज इक्वल टू ए ओ, सो सी डी इज इक्वल टू यू, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू यू। सो और बी डी क्या चीज के बराबर है, बी डी पूरा v के बराबर है, ये वाला v है इसलिए ये भी v होगा, ठीक है। सो v इज इक्वल टू बी सी प्लस u। अब बी सी यहाँ इससे क्या पता चल रहा है, 80 के बराबर है, सो v इज इक्वल टू 80 प्लस u, v इज इक्वल टू u प्लस 80, यही तो हम लोगों को डेराइव करना था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, कितना आसानी से हम लोग डेराइव कर लिए। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जाने से पहले bc इज इक्वल टू 80, इसको जहन में रखना है, ओके। ग्राफ वही है, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना होगा, एक ग्राफ 3 डेरिवेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या सीखा है कि वी टी ग्राफ हम लोगों को क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है, डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉडी देता है। अब एस यहाँ पर हम लोग इसको बेस मानेंगे, एस मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी होगा वो एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एरिया इनक्लोज्ड क्या, ये ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया है, इसको हम शेडेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो क्या दे रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी दे रहा है, ठीक है। ये एरिया क्या दे रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी दे रहा है। अब इसका एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस is equal to area enclosed by the graph and time axis will give you the distance traveled, distance s, ठीक है। वीटी ग्राफ में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब s इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया होगा। अब यहाँ पर एरिया क्या है, एक ट्राइंगल का एरिया है, ये एरिया ट्राइंगल का है और दूसरा एरिया रेक्टेंगल का है। आप लोग बोलोगे कि एक ट्रेपीजियम भी है, ट्रेपीजियम के एरिया से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रेपीजियम के एरिया के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोग डिराइव करेंगे तब हम लोग ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। अभी हम लोग 2 एरिया निकालते हैं, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल। सो s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ, ट्राइंगल का बेस क्या है, AC है, हाइट क्या है, BC है, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ AO और ब्रेथ OD, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, AC इज इक्वल टू क्या हो रहा है, T हो रहा है, BC इज इक्वल टू क्या हो रहा है, BC इज इक्वल टू AT पता चल रहा है। यहाँ से हम लोगों को है ना AT, AO कितना है U, OD कितना है T। सो असेंबल करेंगे, S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, दैट मीन्स S is equal to UT plus हाफ AT स्क्वायर, S is equal to UT plus हाफ AT स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। क्लियर है। ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल के एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे, सिंपल S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर निकल जाएगा। बस इसमें दो ही काम करना है, BC इज इक्वल टू AT पता है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर निकल जाएगा। एकदम बाएं हाथ का खेल है, एकदम सो सिंपल। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोग डिराइव करेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसमें भी S को हम लोग बेस पॉइंट मानकर चल रहे हैं, S मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या देगा, एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया ऑफ द ग्राफ हम लोग पिछले वाले केस में ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करके एरिया निकाले थे, इसमें हम लोग एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। एक ट्रेपीजियम है ना, ट्रेपीजियम ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है जिसका दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होते, दो अपोजिट साइड पैरेलल। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इसलिए ये ट्रेपीजियम हुआ, जिसको हम लोग समलम चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, कितना वैल्यू है, U है और इसका पूरा वैल्यू V है, U प्लस V। हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट हो जाएगा H, सॉरी H हाइट के जगह में H का वैल्यू है, हाइट का वैल्यू है T, सो T लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस केस में T है ही नहीं, मतलब T को एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। सो T को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों के पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है V इज इक्वल टू U प्लस AT और T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों को ये पता चल गया, तो T के जगह में हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे U प्लस V और V माइनस U अपॉन A। अब क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है ना। सो V प्लस U और V माइनस U का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ A V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, इधर S है। इसी को असेंबल जब करेंगे तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, दैट मीन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS के फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो पहले हम लोग सबसे पहले इसका नेम क्रैक करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नाम से ही पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन में बात होगा। इसमें जो बात होगा वो सर्कुलर मोशन की बात होगा, मतलब एक सर्कल के अंदर सर्कुलर ट्रैक में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। लेकिन एक वर्ड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वर्ड को जानने से पहले हम लोग सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल देखते हैं। सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल क्या है, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल जैसे हम लोग वॉच में देखते हैं ना, मिनट और आवर वाला जो निडल होता है वो कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है, ठीक है। जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, अर्थ सन के अराउंड घूमता है, ठीक है। और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन के, जैसे सैटेलाइट्स घूमते हैं। आप एक पत्थर में एक रस्सी बांध लो और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ तो वो भी एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। मैरी गो राउंड एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन के हैं उसमें एक
यूनिफॉर्म स्पीड अगर हम लोग देखते हैं, सपोज दैट वॉच ही ले लेते हैं, ठीक है। वॉच का जो ये निडल है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ठीक है, और ये एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, इसका जो स्पीड होता है एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन क्या इस वॉच का निडल के स्पीड को हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। यूनिफॉर्म स्पीड तो होता है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि सर्कल में जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसके हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता है। इस पॉइंट पर इधर डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर इधर डायरेक्शन है, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। वो कैसे चेंज हो रहा है मैं बताऊंगी आप लोगों को बाद में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता है एक सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है। क्यों यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता है? क्योंकि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो दो चीज कंसीडर करते हैं, एक मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और दूसरा डायरेक्शन ऑफ स्पीड। अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म हो, लेकिन डायरेक्शन इसमें यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक सर्कुलर ट्रैक में डायरेक्शन हर दफा चेंज होता है, हर वक्त चेंज होता रहता है, हर पॉइंट पर चेंज होता है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो उसका मतलब क्या है? वेलोसिटी एक्सेलरेटेड है, ठीक है। वेलोसिटी एक्सेलरेटेड। अब इसको हम लोग ये करने के लिए क्रैक करने के लिए कि सर्कल में कैसे हम लोगों का हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता है ये देखते हैं। सपोज ये है स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर के ट्रैक में चलने के लिए कितने बार डायरेक्शन का चेंजिंग करना पड़ रहा है? 4 बार, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1 2 3 4। लेकिन अगर हम लोग पेंटागन ट्रैक बनाते हैं तो इसमें कितने बार डायरेक्शन का चेंज करना पड़ रहा है? यहाँ पर से चलना शुरू किए 1 2 3 4 5, ठीक है। इस पॉइंट पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और एक 5 बार। अगर हेक्सागन बनाते हैं कितने बार डायरेक्शन का चेंज करना पड़ रहा है? 6 बार, ठीक है। और उसी तरह से अगर ऑक्टागन बनाते हैं, ये ऑक्टागन है, ठीक है, तो 8 बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? स्क्वायर से धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? एक सर्कल बनता जा रहा है। तो इसी तरह से सर्कल जब होगा तो उस सर्कल बनता कैसे है? अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड को जब हम लोग एनक्लोज्ड फिगर में ड्रॉ करते हैं तो छोटा 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 साइड को जब हम लोग मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो एक सर्कल बन जाता है। तो इतना सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायरेक्शंस होंगे। तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायरेक्शन है, सो वो क्या है? एक यूनिफॉर्म स्पीड नहीं हो करके, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो करके, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड तो यूनिफॉर्म है लेकिन सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन के नाम से ही समझ में आ जाएगा कि उसका वेलोसिटी क्या है? एक सर्कुलर यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। अब अब क्या है? अगर सर्कुलर मोशन का अगर हम लोगों को स्पीड निकालना हुआ, इजीली निकाल सकते हैं। एक सर्कल है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ एक कोई बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया, पूरे यहाँ पर आकर के एंड किया, तो इसका मतलब है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस का वैल्यू कितना होता है? 2πr होता है और डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिस इज द वेलोसिटी फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट मोशन। मोशन का सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है और सेकेंड पार्ट क्या, ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ, हाँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।
इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाएंगे फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ देखेंगे, ठीक है, न्यूटन्स लॉ देखेंगे। आप लोग कनेक्टेड रहिए। आई होप कि आप लोगों को क्लीन एंड क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।